नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पर। विद्यार्थियों, आज का यह वीडियो मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स प्रश्न पत्र की चौथी इकाई के इन बिंदुओं पर आधारित है और इस वीडियो में हमने इस पूरी यूनिट को कंप्लीट करने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से यह यूनिट आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए हम लोग चौथी यूनिट के इस भाग को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग अवकलज या डेरिवेटिव को समझने का प्रयास करें कि अवकलज किसे कहते हैं। अवकलज किसी फलन के परिवर्तन की तात्कालिक दर को मापता है। यह बताता है कि जब एक चर में सूक्ष्म परिवर्तन होता है तो दूसरा चर कितनी तेजी से बदलता है, अर्थात एक चर में परिवर्तन होने का प्रभाव दूसरे चर पर कितने गुना होता है। और इसे अक्सर dy बटे dx के रूप में दर्शाया जाता है, जो किसी वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की ढलान के बराबर होता है। यहाँ पर हम लोग अवकलज के प्रमुख बिंदु पर चर्चा करें। नंबर 1, परिवर्तन की दर। यह एक फलन के एक चर जैसे कि x के सापेक्ष दूसरे चर जैसे कि y के बदलने की दर होती है। नंबर 2, सीमा पर आधारित। यह तब निकाला जाता है जब परिवर्तन इतना सूक्ष्म हो कि वह शून्य के बराबर या उसके करीब हो। नंबर 3, निरूपण। यदि y बराबर f(x) है तो x के सापेक्ष y का अवकलन dy बटे dx कहलाता है। नंबर 4, यदि हम इसे उदाहरण से समझें तो यदि कोई वस्तु समय के साथ स्थिति बदलती है तो समय के सापेक्ष स्थिति का अवकलज वस्तु का वेग होता है, जो बताता है कि स्थिति कितनी तेजी से बदल रही है। अनुप्रयोग अर्थात इसका उपयोग कहाँ पर होता है? इसका उपयोग भौतिकी, वेग, त्वरण, इंजीनियरिंग, अर्थशास्त्र और अनुकूलन जैसी समस्याओं में व्यापक रूप से होता है। अवकलज को समझने के पश्चात हम लोग अवकलन की प्रक्रिया अर्थात प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। हम अवकलन एक गणितीय प्रक्रिया है जिसमें किसी एक फलन के तात्कालिक परिवर्तन की दर या ढलान को निर्धारित किया जाता है। यह गणित की शाखा कलन अर्थात कैलकुलस का एक मूलभूत स्तंभ है। अवकलन की प्रक्रिया को अवकलज ज्ञात करना भी कहते हैं। अब हम देखेंगे कि अवकलन की प्रक्रिया के मुख्य चरण और उसकी अवधारणाएं किस प्रकार से हैं। नंबर 1, फंक्शन को समझना। अवकलन की प्रक्रिया एक फंक्शन अर्थात x का फलन से शुरू होती है, जो एक स्वतंत्र चर जिसे x माना गया है और एक आश्रित चर जिसे y माना गया है के बीच संबंध को परिभाषित करता है। अर्थात y इक्वल टू f, x इक्वल टू एक्स स्क्वायर और यहाँ पर ये 2 दर्शाया गया है। नंबर 2, अवकलन का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि जब स्वतंत्र चर अर्थात x में थोड़ा सा परिवर्तन होता है तो आश्रित चर जो कि y है कितनी तेजी से बदलता है। इसे तात्कालिक परिवर्तन की दर भी कहा जाता है, जो किसी वक्र के एक विशिष्ट बिंदु पर उसकी ढलान को दर्शाती है। तीसरा भाग है सीमाएं। अवकलन की औपचारिक परिभाषा सीमाओं का उपयोग करती है। अवकलज को एक बिंदु पर औसत परिवर्तन की दर की सीमा के रूप में परिभाषित किया जाता है, क्योंकि परिवर्तन का अंतराल शून्य के करीब पहुंचता है। अब हम अवकलन के नियम रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन के संबंध में चर्चा करेंगे। व्यावहारिक रूप से अवकलज की गणना करने के लिए गणितज्ञ कई नियमों का उपयोग करते हैं, जिनमें शामिल है। पहला नियम है शक्ति नियम।
जिसका सूत्र इस प्रकार से आपके समक्ष है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। दूसरा नियम है योग नियम, जिसे सम रूल से कहते हैं, अर्थात जोड़ना। योग का अवकलज अवकलजों का योग होता है। नंबर 3 गुणन नियम, दो फलनों के गुणनफल का अवकलज निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और नंबर 4 भागफल नियम, दो फलनों के भागफल का अवकलज निकालने के लिए इस नियम का उपयोग किया जाता है। नंबर 5 श्रृंखला नियम, संयुक्त फलनों के अवकलन के लिए, उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे पास फंक्शन है f कोष्ठक में x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अवकलन की प्रक्रिया का उपयोग करके हम इसका अवकलज शक्ति नियम का उपयोग करके निकालते हैं। अब इस सूत्र को देखिए, यहाँ पर f के साथ प्राइम नोटेशन लगा हुआ है और x ब्रैकेट में इक्वल टू 2 के पावर 2 माइनस 1 इक्वल टू 2x। यहाँ ये f जो है प्राइम नोटेशन के साथ इक्वल टू 2x बताता है कि किसी भी बिंदु x पर फंक्शन fx की परिवर्तन दर 2x है। संक्षेप में अवकलन की प्रक्रिया हमें बताती है कि चीज़ें किसी विशेष क्षण में कितनी तेजी से बदल रही हैं। इसके बाद उच्च क्रम व्युत्पन्न अर्थात डेरिवेटिव्स ऑफ हायर ऑर्डर, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उच्च क्रम व्युत्पन्न का मतलब है कि किसी फंक्शन अर्थात फलन को बार बार अवकलित करके प्राप्त किए जाने वाले व्युत्पन्न, जैसे प्रथम व्युत्पन्न, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा आपको, द्वितीय व्युत्पन्न यहाँ पर भी दिखाई दे रहा आपको, तृतीय व्युत्पन्न, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। और इसी तरह आगे जो भी फंक्शन के परिवर्तन की दर, वक्रता और गुणों को बताते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, प्रथम व्युत्पन्न में प्राइम नोटेशन 1 दर्शाया गया हमने यहाँ पर, और यहाँ पर प्राइम नोटेशन 2 आया है और यहाँ पर प्राइम नोटेशन 3 आया है। इस प्रकार जैसे जैसे क्रम बढ़ता जाता है हम प्राइम नोटेशन को ऐड करते जाते हैं। इन्हें हिंदी में उच्चतर कोटि अवकलज भी कहते हैं और ये गणित अर्थात कैलकुलेशन में फलन के व्यवहार को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम यहाँ पर उच्च क्रम व्युत्पन्न के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। प्रथम व्युत्पन्न हमने आपको बताया है कि f के साथ प्राइम नोटेशन 1 दिया हुआ है। यह फंक्शन के परिवर्तन की दर या उसके ढलान को बताता है। द्वितीय व्युत्पन्न, यहाँ पर f के साथ 2 प्राइम नोटेशन दिए हुए हैं और x, यह पहले व्युत्पन्न का व्युत्पन्न है जो फंक्शन की वक्रता को मापता है। यह ऊपर की ओर या नीचे की ओर मुड़ रहा है, इस स्थिति को दर्शाता है। नंबर 3 हम देखें, यहाँ पर f के साथ प्राइम नोटेशन 3 दिए हुए हैं। यह दूसरे व्युत्पन्न का व्युत्पन्न होता है और यह भी फंक्शन के व्यवहार के बारे में बताता है। इन्हें प्राइम नोटेशन इस प्रकार से या कोष्ठक में f2 f3 के साथ क्रम संख्या लिखकर दर्शाया जाता है। समझ गए आप लोग? इस प्रकार से इसे हम स्पष्ट करते हैं। इसके बाद हम लोग अवकलज का चिन्ह एवं फलन का व्यवहार, साइन ऑफ डेरिवेटिव एंड नेचर ऑफ फंक्शन पर चर्चा करेंगे। यह समझेंगे हम लोग। फलन के अवकलज का चिन्ह उसके व्यवहार को बताता है। यदि अवकलज धनात्मक पॉजिटिव है तो फलन बढ़ रहा है, यदि ऋणात्मक है तो फलन घट रहा है, यदि शून्य है तो वह स्थानीय उच्चतम या निम्नतम हो सकता है, जो फलन के व्यवहार को दर्शाता है कि जैसे फलन का बढ़ना, घटना या स्थिर होना। अवकलज का चिन्ह एवं फलन का व्यवहार, यहाँ पर हम इसे समझें, जब f(x) मोर देन 0 अर्थात अवकलज धनात्मक है और फलन बढ़ रहा है और ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पर नंबर 2 देखें, f(x) इज लेस देन 0 मतलब 0 से छोटा है, तो इसका आशय है कि अवकलज ऋणात्मक है, फलन घट रहा है और ग्राफ नीचे की ओर आ रहा है। नंबर 3,
जब f(x) = 0 अर्थात अवकलज शून्य हो, फलन उस बिंदु पर न तो बढ़ रहा है और न ही घट रहा है अर्थात स्थिर है। यह एक क्रांतिक बिंदु अर्थात क्रिटिकल पॉइंट होता है जो स्थानीय अधिकतम लोकल मैक्सिमम, स्थानीय न्यूनतम लोकल मिनिमम या एक नति परिवर्तन बिंदु इन्फ्लेक्शन पॉइंट को दर्शाता है या हो सकता है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि अवकलज का चिन्ह हमें फलन के व्यवहार की जानकारी देता है, जिससे पता चलता है कि फलन किस दिशा में बढ़ रहा है, ऊपर या नीचे हो रहा है, या किस बिंदु पर उसका उच्चतम या न्यूनतम मान है, जो फलन की प्रकृति को समझने में मदद करता है। अब हम उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट की प्रथम एवं द्वितीय क्रम की शर्तें और विभक्ति बिंदु को समझने का प्रयास करेंगे। आप थोड़ा सा इस वीडियो को अच्छे से समझने की कोशिश करें ताकि आपको बारीकी से चीज़ें समझ में आ जाए। उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट और विभक्ति बिंदु के लिए प्रथम और द्वितीय क्रम की शर्तें मुख्य रूप से एक चर वाले फलन f(x) और दो चर वाले फलन f(x, y) के लिए द्वितीय उत्पन्न परीक्षण पर आधारित है। अब हम प्रथम क्रम की शर्तें देखेंगे। प्रथम क्रम की शर्त आवश्यक स्थिति है लेकिन पर्याप्त नहीं है। उच्चतम, निम्नतम या विभक्ति बिंदु के लिए आवश्यक शर्त यह है कि उस बिंदु पर फंक्शन के सभी प्रथम क्रम आंशिक व्युत्पन्न शून्य होने चाहिए। ऐसे बिंदुओं को क्रांतिक बिंदु कहा जाता है। मान लीजिए कि f(x) और y दो चरों का एक फंक्शन है। क्रांतिक बिंदु a b पर शर्तें हैं df/dx = f(x) = 0, ये शर्तें दी गई है। इसी प्रकार से df/dy = fy = 0। द्वितीय क्रम की शर्तें प्रथम क्रम की शर्तों को पूरा करने वाले क्रांतिक बिंदु अर्थात क्रिटिकल पॉइंट ए बी की प्रकृति निर्धारित करने के लिए द्वितीय क्रम व्युत्पन्न परीक्षण सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का उपयोग किया जाता है। इसके लिए हम द्वितीय क्रम आंशिक व्युत्पन्न की गणना करते हैं और हेसियन मैट्रिक्स के निर्धारक या सारणिक का उपयोग करते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं कि r = f(x) = d2f/dx2। इसी प्रकार से t = f(y) = d2f/dy2। इसी प्रकार से f = f(xy) = d2f और dx गुणित dy। निर्धारक d या RT-S की गणना बिंदु a b पर की जाती है। इसके हम लोग शर्तें देख लें। नंबर 1, स्थानीय निम्नतम लोकल मिनिमा। यदि d बड़ा है 0 से और r बड़ा है 0 से तो बिंदु a b पर एक स्थानीय मान निम्नतम बिंदु है। स्थानीय उच्चतम अर्थात लोकल मैक्सिमा, यदि d बड़ा है 0 से और r छोटा है 0 से तो बिंदु एक स्थानीय उच्चतम बिंदु है। नंबर 3, विभक्ति बिंदु। यदि d बड़ा है 0 से तो बिंदु एक विभक्ति बिंदु है, न तो अधिकतम है और न ही न्यूनतम है। नंबर 4, परीक्षण विफल टेस्ट फेल। यदि d = 0 अर्थात d = 0 है तो परीक्षण अनिर्णायक होता है और बिंदु की प्रकृति निर्धारित करने के लिए आगे की जांच उच्च क्रम व्युत्पन्न की आवश्यकता हमें होगी। इस प्रकार इस वीडियो में हमने गणितीय अर्थशास्त्र की चौथी यूनिट के अवकलन और उससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास किया है। आप थोड़ा सा इस वीडियो को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में
आ जाएगी। धन्यवाद।